क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। समाज शास्त्र का पेपर है जो 25 फरवरी 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ हल करके आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यह एक वायरल पेपर है, सेम ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा जाएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सामने दिए गए हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 25 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 27 से 29 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, निम्न में से कौन वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का सिद्धांत नहीं है? परंपरागत सिद्धांत, रंग का सिद्धांत, कर्म तथा धर्म का सिद्धांत, मृत्यु का सिद्धांत। तो मेरे प्यारे बच्चों, वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का सिद्धांत नहीं है, मृत्यु का सिद्धांत। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। परंपरागत सिद्धांत, रंग का सिद्धांत और कर्म तथा धर्म का सिद्धांत, ये तीनों वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के सिद्धांत हैं। प्रश्न नंबर 2 है मेरे प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है? जनांकिकी डेमोग्राफी शब्द का किस सन में पहली बार प्रयोग हुआ? 1835, 1847, 1855, 1865। तो जनांकिकी यानी डेमोग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1855 में हुआ। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तीसरा है, किसने कहा कि जाति एक बंद वर्ग है? मजूमदार एवं मदान, हर्बर्ट रिजले, अगस्त काम्टे, इनमें से कोई नहीं। तो जाति एक बंद वर्ग है, मजूमदार एवं मदान ने कहा। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, निम्न में से बाजार के आवश्यक तत्व कौन से हैं? क्रेता एवं विक्रेता, वस्तु एवं सेवा, प्रतियोगिता, ये सभी। तो बाजार के आवश्यक तत्व हैं ये सभी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 5 नंबर है, महात्मा गांधी ने अस्पृश्य जातियों के लिए 1930 के दशक को किस नाम से संबोधन आरंभ किया? आदिवासी, हरिजन, पिछड़ी या दलित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिजन। बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट कब कार्यान्वित की गई? 1 नवंबर 1955, 1 नवंबर 1956, 1 दिसंबर 1957, 1 जनवरी 1958। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट 1 नवंबर 1956 को कार्यान्वित की गई थी। इसके बाद 7 नंबर है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई? अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस। तो सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति हुई थी इंग्लैंड में। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 8 नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए सरकार है, किसने कहा है? एम के गांधी, जे.एल. नेहरू, एस.सी. बोस, अब्राहम लिंकन। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अब्राहम लिंकन। इसके बाद 9 नंबर है, भारत का सबसे बड़ा अस्थायी बाजार निम्न में से कौन सा है? पुष्कर मेला, सोनपुर मेला, गोविंद साहब मेला, तिरुपति मेला। सोनपुर मेला है जो बिहार में लगता है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 10 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण के जैविक एवं अजैविक सभी कारकों का परस्पर संबंधों को कहते हैं? ज्योमंडल, पारिस्थितिकी तंत्र, जलमंडल, वायुमंडल। तो पर्यावरण के जैविक एवं अजैविक सभी कारकों का परस्पर संबंधों को कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, उत्तर लगभग 25 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 3 अंक मिलेंगे। तो 11 नंबर प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्ववाचन किसे कहते हैं? गहनतापूर्वक स्वयं को आत्मनिरीक्षण करने की योग्यता को स्ववाचन कहते हैं। गहनतापूर्वक स्वयं को आत्मनिरीक्षण करने की योग्यता को स्ववाचन कहते हैं। इसके बाद 12 नंबर प्रश्न है, बंध्याकरण क्या है? तो यह एक चिकित्सकीय प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत पुरुषों की नसबंदी तथा महिलाओं की नलिकाबंदी कर दी जाती है। इससे गर्भधारण नहीं होता है। यह एक चिकित्सकीय प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत पुरुषों की नसबंदी तथा महिलाओं की नलिकाबंदी कर दी जाती है। इससे गर्भधारण नहीं होता है। इसके बाद 13 नंबर प्रश्न है, मातृवंशीय परिवार से आप क्या समझते हैं? ऐसे परिवार में वंश परंपरा माँ के नाम से चलती है और माँ से पुत्रियों के वंश नाम मिलते हैं। मालाबार के नगरों में यही प्रथा प्रचलित है।
इसके बाद है 14 नंबर प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आदर्श से हाथ से क्या तात्पर्य है? आदर्श से हाथ से तात्पर्य उन आदर्श शक्तियों से है जो व्यक्तियों के लाभ की प्रवृत्ति को समाज के लाभ के रूप में परिवर्तित कर देता है। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, दिव्यांगों की प्रमुख समस्याएं क्या है? दिव्यांगों की प्रमुख समस्याएं क्या है? भावनात्मक हीनता, आवश्यक सुविधाओं से दूरी, सामाजिक बहिष्कार, अधिकारों को उपयोग ना कर पाना आदि दिव्यांगों की समस्याएं हैं। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है, एक आदर्श राष्ट्र का विचार क्या है? तो राष्ट्र की परिकल्पना उस रूप में की गई जो सांस्कृतिक दृष्टि से तटस्थ हो तथा सभी नागरिकों का एक समावेशात्मक भूभागीय राजनीतिक समुदाय हो। ठीक है। इसके बाद में 17 नंबर क्वेश्चन है, परियोजना कार्य किसे कहते हैं? तो परियोजना कार्य समाजशास्त्रीय अध्ययन के लिए किया जाने वाला व्यवहारिक महत्व का एक कार्य है। इस व्यवस्थित कार्य से उपयोगी ज्ञान की प्राप्ति की जाती है। इसके बाद 18 नंबर प्रश्न है, लोकतंत्र किसे कहते हैं? तो लोकतंत्र में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन करते हैं और उस देश के शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कहलाती है और उस देश की शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कहलाती है। इसके बाद है 19 नंबर, ग्रामीण समाज क्या है? तो ग्रामीण समाज ऐसे संबंधित अथवा असंबंधित लोगों का समूह है जो एक दूसरे के साथ बड़े ही निकटता से जुड़े होते हैं। ठीक है। इसके बाद 20 नंबर प्रश्न है, दांडी मार्च से आप क्या समझते हैं? तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने 79 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी नमक के कानून को तोड़ने की निमित्त रवाना हुए। 24 दिनों के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न, उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 6 अंक मिलेंगे। तो 21 नंबर प्रश्न है, हरित क्रांति का अर्थ समझाते हुए कृषक समाज पर पड़ने वाले इसके प्रभाव का उल्लेख कीजिए। तो हरित क्रांति का अर्थ है कृषि क्षेत्र में उच्च उत्पादन प्राप्त करने के लिए आधुनिक तकनीकों, उन्नत बीजों, रासायनिक उर्वरकों और सिंचाई सुविधाओं का उपयोग। इसका प्रभाव कृषक समाज पर गहरा पड़ा। इससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, किसानों की आय बढ़ी और भुखमरी कम हुई। हालांकि इसके कारण छोटे किसानों पर कर्ज का बोझ बढ़ा और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 22 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? सांस्कृतिक विविधता का क्या अर्थ है? भारत को एक अत्यंत विविधतापूर्ण देश क्यों माना जाता है? तो सांस्कृतिक विविधता का अर्थ है एक समाज या देश में विभिन्न धर्मों, भाषाओं, परंपराओं, रीति रिवाजों और जीवन शैलियों का सह अस्तित्व। भारत को अत्यंत विविधतापूर्ण देश माना जाता है क्योंकि यहाँ 2000 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, विभिन्न धर्मों के अनुयायी रहते हैं और हर क्षेत्र की अपनी अनूठी परंपराएं हैं। यह विविधता भारत को अद्वितीय बनाती है और उसकी पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके बाद है 23 नंबर क्वेश्चन, कृषक एवं नव किसान आंदोलन के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। तो कृषक आंदोलन मुख्यतः परंपरागत किसानों द्वारा जमींदारी प्रथा, लगान और शोषण के खिलाफ हुआ, जिसमें उनका लक्ष्य भूमि अधिकार और सामाजिक न्याय था। नव किसान आंदोलन आधुनिक समय में उभरा, जो मुख्यतः कृषि के बाजारीकरण, मूल्य निर्धारण और नीतिगत सुधारों पर केंद्रित है। यह आंदोलन मध्यम और बड़े किसानों द्वारा संचालित होता है, जबकि पारंपरिक कृषक आंदोलन छोटे किसानों और मजदूरों से जुड़ा था। इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों? उदारीकरण से आप क्या समझते हैं, इसकी विवेचना कीजिए। तो उदारीकरण का अर्थ है आर्थिक नीतियों में सुधार कर व्यापार, उद्योग और निवेश पर लगे प्रतिबंधों को हटाना। इसका उद्देश्य निजीकरण, वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना है। भारत में 1991 के आर्थिक सुधारों के तहत उदारीकरण लागू हुआ, जिससे विदेशी निवेश बढ़ा, लेकिन असमानता और रोजगार की चुनौतियों भी सामने आई। इसके बाद है 25 नंबर क्वेश्चन, जनसंचार के साधनों के परिवर्तित स्वरूपों की विवेचना कीजिए। जनसंचार के साधनों में प्राचीन समय से लेकर आधुनिक युग तक कई परिवर्तन हुए हैं। पहले पत्र पत्रिकाएं और रेडियो प्रमुख साधन थे, बाद में टेलीविज़न के दृश्य श्रव्य माध्यम को लोकप्रिय बनाया। वर्तमान में इंटरनेट और सोशल मीडिया जैसे डिजिटल प्लेटफार्म जनसंचार के मुख्य साधन बन गए हैं। ये साधन अधिक त्वरित, प्रभावशाली और व्यापक पहुँच वाले हैं, जिससे सूचना का आदान प्रदान तेज और सरल हो गया है। इसके बाद में 26 नंबर क्वेश्चन है, नारी आंदोलन से समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, स्पष्ट कीजिए। नारी आंदोलन ने समाज में महिलाओं के अधिकारों, समानता और सशक्तिकरण के प्रति जागरूकता बढ़ाई। इसने शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक सहभागिता में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित किया। पितृसत्तात्मक
सोच और लैंगिक भेदभाव को चुनौती दी गई। इसके प्रभाव से दहेज प्रथा, बाल विवाह और घरेलू हिंसा जैसी सामाजिक कुरीतियों पर अंकुश लगा, जिससे महिलाओं को स्वावलंबी और स्वतंत्र बनने का अवसर मिला। इसके बाद है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। उत्तर आपको 150 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको कितने अंक मिलेंगे? 8 अंक। 27 नंबर है उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं, इसके प्रभाव की विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। उपनिवेशवाद का अर्थ है एक शक्तिशाली देश द्वारा कमजोर देशों पर राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक नियंत्रण स्थापित करना। इसमें उपनिवेशवादियों ने प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर अपने देश की समृद्धि बढ़ाई, जबकि उपनिवेशित देशों की अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति को हानि पहुंचाई। इसके प्रभाव देखेंगे तो पहला है आर्थिक प्रभाव। उपनिवेशवाद के तहत शोषणकारी नीतियां अपनाई गई, जिससे कृषि और उद्योग जैसे पारंपरिक आर्थिक ढांचे नष्ट हो गए। उपनिवेशित देश केवल कच्चा माल आपूर्ति करने वाले क्षेत्र बनकर रह गए। है सामाजिक प्रभाव। उपनिवेशवाद ने सामाजिक ढांचे को कमजोर किया। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित रहीं, जबकि ग्रामीण इलाकों की उपेक्षा हुई। जातीय और धार्मिक भेदभाव को भी बढ़ावा मिला। इसके बाद तीसरा है राजनीतिक प्रभाव। उपनिवेशवाद ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित किया और सत्ता पर विदेशी नियंत्रण कायम किया। स्वतंत्रता आंदोलनों का उदय इसी का परिणाम था। इसके बाद 4 नंबर प्रश्न हेडिंग है सांस्कृतिक प्रभाव। पश्चिमी संस्कृति का प्रसार हुआ, जिससे स्थानीय परंपराएं और भाषाएं हाशिए पर चली गई। फिर अथवा करके दिया है कृषक सामाजिक संरचना की व्याख्या कीजिए। इस पर वैश्वीकरण के पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? पंचायती राज व्यवस्था द्वारा ग्रामीण समाज में उत्पन्न परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज व्यवस्था भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का प्रतीक है, जिसे 73वें संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जनता को अपनी समस्याओं के समाधान में भागीदार बनाना और विकास प्रक्रिया को तेज करना है। ग्रामीण समाज में परिवर्तनों के प्रभाव। पहला प्रभाव है सामाजिक परिवर्तन। पंचायतों में महिलाओं, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण ने सामाजिक समावेशिता को बढ़ावा दिया। इससे हाशिए पर रहने वाले समुदायों की राजनीतिक भागीदारी और सशक्तिकरण हुआ। इसके बाद दूसरा है आर्थिक परिवर्तन। पंचायती राज ने ग्रामीण विकास योजनाओं को कार्यान्वित करने में अहम भूमिका निभाई। मनरेगा जैसी योजनाओं के माध्यम से रोजगार के अवसर बढ़े और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास हुआ। इसके बाद है 3 नंबर हेडिंग राजनीतिक जागरूकता। ग्राम स्तर पर चुनाव प्रक्रिया ने ग्रामीण जनता में राजनीतिक जागरूकता बढ़ाई। अब लोग अपनी समस्याओं को लेकर अधिक सक्रिय और संगठित हो गए हैं। चौथा है प्रशासनिक सुधार। स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज हुई, जिससे ग्रामीण समाज की समस्याएं जल्दी सुलझने लगी। ठीक है, अथवा करके दिया है, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सांस्कृतिक विविधता का क्या अर्थ है? भारत को एक अत्यंत विविधतापूर्ण देश क्यों माना जाता है? फिर 29 नंबर है ऐतिहासिक पद्धति किसे कहते हैं, इसके प्रमुख उद्देश्य बताइए। तो ऐतिहासिक पद्धति वह प्रणाली है जिसके माध्यम से इतिहासकार अतीत की घटनाओं, व्यक्तियों और समाजों का अध्ययन करते हैं। यह पद्धति ऐतिहासिक तत्वों को खोजने, उनकी व्याख्या करने और सत्यापित करने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाती है। ऐतिहासिक पद्धति में प्राथमिक स्रोतों जैसे अभिलेख, पत्र, चित्र और पुरातात्विक अवशेष और द्वितीयक स्रोतों जैसे इतिहासकारों के विश्लेषण का उपयोग किया जाता है। इसके बाद है इसके प्रमुख उद्देश्य। पहला प्रामाणिकता सूचित करना। अतीत की घटनाओं और तथ्यों को प्रामाणिकता के आधार पर सत्यापित करना ताकि इतिहास सटीक और निष्पक्ष हो। दूसरा है कारण और प्रभाव का विश्लेषण। ऐतिहासिक घटनाओं के कारण और इसके परिणामों को समझना, जिससे समाज के विकास और परिवर्तन का अध्ययन हो सके। इसके बाद है तीसरा समाज का मूल्यांकन। यह पद्धति समाज की प्राचीन संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली को समझने में मदद करती है। चौथा है सीख प्रदान करना। इतिहास का अध्ययन वर्तमान और भविष्य के लिए सीखने और बेहतर नीतियाँ अपनाने में सहायता करता है। पांचवा है साक्ष्यों का संग्रह। ऐतिहासिक स्रोतों को संरक्षित और उनका विश्लेषण कर अतीत के प्रति जागरूकता बढ़ाना। फिर यहाँ पे अथवा करके दिया है मेरे प्यारे बच्चों, सामाजिक आंदोलन को परिभाषित कीजिए तथा इसके स्वरूपों की विवेचना कीजिए। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।